हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर, और हम कह रहे थे आपकी जो कलाम की जो तृतीय श्रेणी परीक्षा है उसकी जो टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। क्या स्टार्ट हो चुकी है? आपके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। उस टेस्ट की बात करें हम, जो आपका पहला टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट होगा, वो कल होगा आपका, यानी कल 11 अगस्त को होगा। ठीक है, इस 11 अगस्त की बात करें, जो इसका पाठ्यक्रम था, इसका जो पाठ्यक्रम था यानी कि जो इसका सिलेबस था, उस सिलेबस का क्या कर रहे थे हम? एनालिसिस कर रहे थे। सिलेबस का हम क्या कर रहे थे? एनालिसिस कर रहे थे। सिलेबस की बात करें, मैं सुबह भी आपको बताया था और अब भी बता देता हूँ। सिलेबस में इसमें जो आपका टेस्ट में सिलेबस आएगा, एक तो आपकी ये बुकलेट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें बात करते हैं जो आपकी टास्क बुकलेट एवं विशेषांक 01 है, जो आपके लेवल 1 में भी आएगी और लेवल 2 के अंदर भी आएगी। यानी कि ये आपके जो टॉपिक आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये आपकी लेवल 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लेवल 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हमने जो क्लासें की थी, अपने पाठ्यक्रम एनालिसिस किया था, जो एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस किया था हमने, उसमें हमने राजस्थान के भूगोल की एनालिसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपके भौगोलिक स्वरूप भी आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके मर्दा भी आपको अच्छे से एनालिसिस करवा दिया गया। फिर राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें, यानी कि स्टैटिक जीके की बात करें, तो उसमें आपके राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह आपको आसानी से समझा गया कि राजस्थान के कौन सा खेल है, कौन सा बास्केटबॉल खेल है, पुष्प कौन सा है आपका, ठीक है, जैसे पशु कौन सा है आपका, ठीक है, सब चीजें आपको समझाई गई थी। अनुसंधान केंद्र भी हमने बहुत ही अच्छे से किए थे। आपके 66 अनुसंधान केंद्र है, उनको भी बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आपको समझाया गया था एमसीक्यू के माध्यम से। और वो सभी क्वेश्चन आपके नवीनतम एमसीक्यू थे। कैसे थे? आपके नवीनतम, जैसे वर्तमान पैटर्न के आधार पर। किस आधार पर थे? आपके वर्तमान पैटर्न के आधार पर थे। ठीक है, इसके साथ आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें तो इसका अर्थ, क्षेत्र और कार्य हम कर चुके थे, अभिप्रेरणा कर चुके थे। अभिप्रेरणा में एक टॉपिक बचा था आपका, अधिगम की कठिनाइयां। कौन सा? आपका अधिगम की कठिनाइयां। और आपका थोड़ा सा बाल विकास, थोड़ा सा बाल विकास। ठीक है, बाल विकास अगले टेस्ट में भी आएगा और इस टेस्ट में भी आएगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपके बच गए थे, जो अब करने वाले हम इसी क्लास के अंदर। इन दोनों टॉपिकों के आपके एमसीक्यू इस क्लास के अंदर हो जाएंगे। कौन कौन से? आपके अधिगम की कठिनाइयां और बाल विकास। इसके अलावा क्या आएगा? इसके अलावा इसके अंदर आपके पाठ्यक्रम की बात करें तो जून का करंट अफेयर आएगा। क्या आएगा आपका? जून का करंट अफेयर आएगा, जो आपकी 5 क्लासें में कंप्लीट कर चुका हूं मैं। बहुत ही शानदार तरीके से बुकलेट को अच्छे से एनालिसिस करवाया। जो आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट थी, उसको अच्छे से एनालिसिस करवाया एमसीक्यू के माध्यम से। एमसीक्यू के माध्यम। इसके अलावा आपका एक टॉपिक था, एक टॉपिक कौन सा था आपका? राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। ठीक है, ये तो इसके अंदर था। और दूसरा टॉपिक आपका जो साहित्य है, वो साहित्य आएगा आपका -2 में। कौन सा आएगा आपका? जो -2 टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे को, उसमें। लेकिन भाषा और साहित्य बोलियां ये आप कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यू के माध्यम से। शानदार एमसीक्यू किए थे हमने, लगभग 102 एमसीक्यू किए। जून के हम बात करें तो अच्छे से एनालिसिस किया पूरा टॉपिक, यानी पूरी बुकलेट को आपको एमसीक्यू की मदद से अच्छे से एनालिसिस करवाई गई है। बाकी ये टॉपिक कर चुके हैं। और आपके अंतिम टॉपिक बचे हैं, आपके अंतिम टॉपिक कौन से? आपके अधिगम की कठिनाइयां और बाल विकास। और इसके बाद हम कल क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। यानी कल अपना टेस्ट होगा, वो भी आपके आफ्टरनून के बाद होगा, लगभग मेरे हिसाब से। जो पहले टाइम बताता हूँ मैं, आपके शायद 2 से होगा। 2 से आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो 2 से 5 बजे के बीच में हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा है और आसपास के गांव के लोग जुड़े हुए, तो दोपहर बाद में टेस्ट का शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, वही रहा है, जैसे आपका सेकंड ग्रेड का देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड का देख लीजिए, हमेशा दोपहर बाद में उसका टेस्ट का टाइम टेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोपहर बाद रहता है या 11 बजे से रहता है। तो आपको आज आपको सूचना मिल जाएगी शाम तक, मतलब नाइट तक मिलती है। कलाम की जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर, आपके टेलीग्राम के ऊपर सूचना आ जाएगी उसकी। तो कल हम टेस्ट आ जाएगा, कल टेस्ट होगा। कल टेस्ट के साथ जो अगले टेस्ट की बुकलेट मिलेगी, तो अगले टेस्ट की बुकलेट मिलेगी, कल मिलेगी। तो परसों सुबह से वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, परसों सुबह से उनका एनालिसिस एमसीक्यू के माध्यम से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके सुबह तो आपके एमसीक्यू बुकलेट के होंगे, और वो पेपर होगा कल, जो पेपर होगा उस कल पेपर की भी क्लासें हम लेंगे। ठीक है, उसका भी एनालिसिस अच्छे से करवाएंगे कि जो हमने पढ़ा है उसका कितना अच्छा बेनिफिट मिला, नहीं मिला, वो कल के पेपर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कल का एनालिसिस करेंगे उस पेपर को, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, व्याख्या सहित, यानी प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए। क्योंकि कलाम का पेपर है, थोड़ा हाई लेवल का होगा, अच्छे से होगा, क्योंकि सारे प्रवेश के क्वेश्चन उसमें समाहित होने की संभावना होती है। क्योंकि चारों क्वेश्चन होते हैं, चारों ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो एनालिसिस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कोई भी सुधार करना हो, क्योंकि हमें कंटेंट अच्छा करना है, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाना है। इसके साथ साथ क्योंकि हमें तो सिर्फ एग्जाम निकालनी है, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, रीट मेंस 2026। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमें तैयारी करनी है। तो एमसीक्यू के माध्यम से किस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, अपने को कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या सुधार करना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताएं। उस हिसाब से आपकी क्लासें और बेहतरीन होती जाएगी। ठीक है, अच्छे लेवल की क्लासें बनती जाएगी। जैसे जैसे आप बताते जाओगे उस हिसाब से आपकी सुधार होता जाएगा, और एक अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा एमसीक्यू का, जो एनालिसिस के माध्यम से आप अपने जो लक्ष्य है उसको भी आप आसानी से पार कर सकते हो। जिसी को एमसीक्यू में तकलीफ हो रही हो, एमसीक्यू एनालिसिस करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, सभी कमेंट के अंदर जरूर बताएं और साथ साथ आंसर देने की भी कोशिश करें कि एमसीक्यू क्लास होती है ना, तो साथ साथ आंसर की दिया करो। काफी आपके कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, कितने सही होते हैं, तो उसका भी एनालिसिस आप कर सकते हो। यदि आपने वो टॉपिक तो पढ़ा है, क्योंकि कल टेस्ट है, तो आपने उस टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस किया होगा कि यहाँ तक पढ़ाई तो की होगी। तो आज आप एमसीक्यू के माध्यम से ऑप्शन से उत्तर देख के ट्राई करो कि अपना वो टॉपिक तैयार है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, अधिगम की कठिनाई की बात करें तो अधिगम की कठिनाई में देखो आपकी अधिगम की कठिनाई दे रखी है और आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके दोनों से अधिगम की कठिनाई से, एक आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये दो टॉपिक आते हैं जो आपके अधिगम की कठिनाई से संबंधित है। तो चलो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन आपका अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ठीक है, R8L2 अपने जो लेवल 2 में आया था 2011 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो अधिगम निर्योग्यता, दो ये निर्योग्यता शब्द आपको जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपका क्या दिख रहा है, आपका निर्योग्यता, ये अपने आप में खुद स्पष्ट कर रहा है, अपने आप में क्या कर रहा है, स्वयं स्पष्ट करता है कि एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां व्यक्ति अधिगम यानी कठिनाई होती है। ये खुद क्या कर रहा है, आपका स्पष्ट कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि यह एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी परिस्थिति होती है जहां व्यक्ति को अधिगम यानी सीखने में कठिनाई होती है। अधिगम यानी सीखने में कठिनाई होती है। कठिनाई होती है। तो ये शब्द आपका दे रखा है, आपको जो निर्योग्यता शब्द है ये खुद अपना लक्षण बता रहा है कि एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां व्यक्ति को अधिगम यानी सीखने में कठिनाई होती है। वह क्या कहलाता है, आपकी यहाँ समस्या होती है, कठिनाई होती है, समस्या होती है। तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो निर्योग्यता है, निर्योग्यता की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखो भागने की प्रवृत्ति दर्शा रहा नहीं, अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना ये भी नहीं दर्शा रहा। देखो अवदान संबंधी बाधा या विकार, देखो कठिनाई को क्या बोलते हैं, कठिनाई हो जाएगी आपकी, समस्या हो जाएगी। ठीक है, बाधा आ सकती है आपकी, या आपका कोई विकार आ जाता है। ठीक है, सीखने में यानी अधिगम को सीखने में जो कोई समस्या या बाधा है, वो विकार आती है, वो निर्योग्यता को स्पष्ट करता है। किसको करता है, निर्योग्यता को स्पष्ट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो निर्योग्यता शब्द है अपने आप का लक्षण दर्शा रहा है। ठीक है, आजकल ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। R8 लेवल 2 आपका 2011 क्वेश्चन था और डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवदान संबंधी बाधा या विकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 2025 तक क्वेश्चन है, टोटल 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान में है वो सभी आपको इस बुकलेट में देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ की बात करूं मैं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, आपकी टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ वो उसके साथ। यहाँ पे देखो अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। यानी जो अधिगम निर्योग्यता यानी जो आपकी सीखने में कठिनाई होती है, जिनको निर्योग्यता का मतलब क्या हो गया, फिर से समझ लो आप, अधिगम या सीखने में कठिनाई, सीखने में कठिनाई। तो इस शब्द का अर्थ तो आपको पता चल गया कि अधिगम निर्योग्यता का मतलब क्या आपके, यानी सीखने में कठिनाई या सीखने में बाधा आ जाता है, या विकार आ जाता है, या अवधान में विकार आ सकता है। जो पहला क्वेश्चन आया था, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को किस प्रकार कनेक्ट होते हैं, इस प्रकार होते हैं। पहले क्या पूछा था, सीधा क्वेश्चन पूछा था कि अधिगम निर्योग्यता क्या है। ठीक है, फिर आप देखो अधिगम निर्योग्यता के बारे में पूछा आगे, तो वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो कमी की बात करें तो ऐसे बालक होते हैं ना, ऐसा बालक कोई शारीरिक मानसिक बीमार तो नहीं होता है ना, इन्हें क्या होता है, आपका सूचनाओं तथ्यों आदि को समझने में आमजन की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। जो आपकी इन समस्या से जो ग्रसित होता है, बालक ग्रसित होता है, उन्हें क्या होता है, आपका जो सूचनाएं आपकी, जैसे सूचनाएं हो, तथ्य हो गया, आपका तथ्य हो गया, आदि को समझने में, आदि को समझने में, आदि को समझने में आमजन की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। आमजन की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता हो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, समझ कैसे हो आपकी कम हो, समझ कैसे हो आपकी, यानी इन ऐसे बालकों में कैसे होती है आपकी समझ कम होती है। समझ क्या होती है आपकी कम होती है, यानी कि वो आपकी
संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की समझ बहुत कम होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपको यहाँ पे सीधा सीधा पहला ऑप्शन दिख रहा है आपका, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की कम समझ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सरल सी भाषा में आपको याद करना है कि अधिगम निरोगिता वाले बालकों के परिक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि समझ की कमी पाई जाती है, यानी उनमें समझ होती है वो क्या होती है आपकी कम होती है। तो आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की कम समझ होती है। प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, दो ऐसी समस्या होगी वो सक्रिय व्यवहार नहीं कर सकता, ठीक है। मांसपेशियों में कम नियंत्रण, ये ऐसी कोई बीमारी तो है नहीं कि मांसपेशियों में कमी होगी उनके, ठीक है। हष्टपुष्ट होंगे कि स्वस्थ बालक होगा, लेकिन क्या होगा उनमें समझ यानी मंद बुद्धि हो जाएगी आपकी, यानी अधिगम है उसको सीखने में क्या होती है उनको प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई कमी नहीं होती। कम मानसिक सक्रियता नहीं, मानसिक सक्रियता ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। देखो वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की, ठीक है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की, या सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, अधिगम निरोगी के बालकों की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, अधिगम निरोगिता बालकों की जो आपकी वर्तनी समझ, वाचन एवं कठिनाई, गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि और अच्छे अनुकूलनात्मक योग्यता की विशेषता है आपकी अधिगम निरोगिता बालक की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो अच्छे लेवल की क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे आपकी इस टॉपिक से। बात करते हैं देखो आपकी श्रवण में विकृति की माप की जाती है, जो आपके श्रवण है यानी सुनने में विकृति की माप की जाती है। ये आपका रीड L2 आपका 2017 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेटर्ज में, डेसिबल में, वॉट में या पॉइंट में। तो आपको सभी को बताया कि ध्वनि की मात्रा को मापन के लिए डेसिबल की इकाई का उपयोग होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। डीबी इसका प्रतीक चिन्ह होता है, क्या होता है आपका डीबी, ठीक है। इसका मान क्या होता है, एक निश्चित संदर्भ बिंदु के लिए तरंग की तीव्रता का लॉगरिदम उत्पादन होता है, ठीक है। मान की बात करें हम, जो आपकी ध्वनि की मात्रा के मापन के लिए डेसिबल इकाई होती है इसका मान। तो इसका मान क्या होता है, देखो इसका मान एक निश्चित संदर्भ बिंदु, निश्चित संदर्भ बिंदु के लिए तरंग की तीव्रता का लॉगरिदमिक उत्पाद होता है, ठीक है। समझिए होगी आपकी, इसको क्या समझाने की प्रयास कर रहा हूं मैं कि जो आपके श्रवण में विकृति की माप की जाती है उसका मापन किसी किया जाता है आपके डेसिबल में किया जाता है। और जो डेसिबल में किया जाता है इसका मान क्या होता है, मान होता है इसका एक निश्चित संदर्भ के बिंदु के लिए तरंग की तीव्रता का लॉगरिदमिक उत्पाद होता है। क्या होता है आपका लॉगरिदमिक उत्पाद होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डेश दे रेखा में मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की जो संरचना है तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, क्या होता है आपका तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया, ठीक है। तो यह है आपका रीड L1 2015 का। डिसलेक्सिया क्या होता है सबसे पहले ये समझो, ये एक तरह की अधिगम निरोगिता है जिसके अंदर बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। किसमें कठिनाई होती है आपकी पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। उसे क्या बोलते हैं आपके डिसलेक्सिया बोलते हैं। लक्षण की बात करें जैसे भाषाई विकास में देरी हो, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई हो, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड से नोटबुक में कॉपी करने में कठिनाई हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो इसका असर बालक के पढ़ने लिखने और स्पेलिंग बोलने की क्षमता पर भी पड़ता है, ठीक है। डिसलेक्सिया किस किस पर पड़ता है, प्रभाव की बात करें तो स्पेलिंग बोलने की क्षमता पर भी पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पढ़ने लिखने पर पड़ता है, और ब्लैक बोर्ड से नोटबुक में कॉपी करने में कठिनाई होती है, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होती है, भाषाई विकास में देरी होती है। ये डिसलेक्सिया की विशेषताएं, ठीक है। लक्षण की बात करूँ तो मैं लिख देता हूँ 1-2 लक्षण आपको। लक्षण की बात करें डिसलेक्सिया की तो लक्षण जैसे आपके भाषाई विकास में देरी, भाषाई विकास में देरी। इसके साथ जैसे दूसरी की बात करें हम, जैसे नए शब्दों
नए शब्दों को सीखने में कठिनाई, सीखने में कठिनाई। ठीक है, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में कठिनाई, जो हम पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड से नोटबुक में कॉपी करने में कठिनाई हो, नोटबुक में कॉपी करने में कठिनाई, करने में कठिनाई। तो ये आपकी डिस्लेक्सिया है, उसके लक्षण आपके जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो मैंने लिखे हैं आपको, तो याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की संरचना में करते हुए विभेद का परिणाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है, यह था आपका रीट L2 2015 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी बदन ने बताया कि विशेषता नहीं है, लक्षण बताए थे हमने। तो यहाँ पर देखो कौन सा नहीं है आपका, देखो वाचन परिशुद्धता एवं गति बोध की समस्या होती है, बिल्कुल राइट। वाचन की परिशुद्धता होती है, जैसे नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, गति और बोध की समस्या होती है, ये तो आपकी डिस्लेक्सिया की आपकी विशेषता है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग का संबंध में निश्चय, देखो सीधे और उल्टे हाथ का प्रयोग फटने में किस प्रकार से संबंध रखता है, नहीं रखता है। ठीक है, कि आप चाहे सीधे हाथ से प्रयोग करो चाहे उल्टे हाथ से प्रयोग करो, इसे फटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इसका संबंध आपके डिस्लेक्सिया से नहीं है। लिखने की धीमी गति, बिल्कुल राइट, जैसे हमने एग्जांपल दिया था अभी, जैसे ब्लैक बोर्ड से एग्जांपल की बात करूं मैं, ब्लैक बोर्ड से नोटबुक में कॉपी करने में मुश्किल हो, नोटबुक में कॉपी करने में कठिनाई, कॉपी करने में कठिनाई। अभी मैंने पीछे लिखा था, वापस लिख देता हूं आपको, इसी पर लागू होता है क्योंकि लिखने की धीमी गति। ठीक है, चौथा ऑप्शन दे रखा आपका छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई, बिल्कुल ये भी आपकी विशेषता है, यानी जो आपके छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में भी कठिनाई होती है। ठीक है, पढ़ने में, स्पेलिंग बोलने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विशेषता नहीं है डिस्लेक्सिया की, ऑप्शन नंबर 2 है, और आपकी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाती है, यानी लिखावट में कठिनाई होती है, उसके लिखावट में लिखने में कठिनाई होती है, तो वो आपकी डिस्लेक्सिया। तो डिस्लेक्सिया की बात करें तो किसमें होती है आपकी, फटने में कठिनाई, फटने में कठिनाई। ठीक है, डिसकैलकुलिया क्या की बात करें, जो ये आपकी गणित समझने में कठिनाई हो, किसमें आपकी डिसकैलकुलिया यानी गणित समझने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई। ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार, ठीक है, ये आपका डिस्ग्राफिया। तो लिखावट में कठिनाई क्या हो जाएगी आपकी, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी निरोगता, यानी लिखने में कठिनाई। कठिनाई। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। डिस्ग्राफिया के लक्षण की बात करें, लक्षण की बात करें, जी आपको लक्षण पूछे जाए तो लक्षण की बात करें, जैसे आपकी पेंसिल पकड़ने में कठिनाई हो, ग्रिप बनाना। ठीक है, पेंसिल पकड़ने में कठिनाई, पेंसिल पकड़ने में कठिनाई। ठीक है, लिखे हुए अक्षरों में असंगतता, जैसे बड़ी छोटी ABCD का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका पहला हो गया। दूसरा, जैसे लिखे हुए अक्षरों में असंगतता, क्या जाएगा, लिखे हुए अक्षरों में असंगतता, जैसे हम बड़ी व छोटी ABCD की बात करें। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं, बार बार रबड़ का इस्तेमाल करना, यह भी आपका किसका उदाहरण, लक्षण आपकी डिस्ग्राफिया का, बार बार रबड़ का इस्तेमाल करना, यह भी किसका लक्षण है, डिस्ग्राफिया का लक्षण है। ठीक है, शब्द लिखते लिखते बीच में अक्षर का लोप, जैसे शब्द लिखते लिखते बीच में अक्षर का लोप हो जाता है, अक्षर का लोप, ये भी आपकी किसका लक्षण है, आपकी डिस्ग्राफिया का लक्षण है। बात करें हम, देखो अपना क्वेश्चन था अपना, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में यानी लिखने में कठिनाई हो, तो शामिल क्या कहलाता है आपका, डिस्ग्राफिया कहलाता है। वही आपको पूछा जाए कि डिस्लेक्सिया क्या होता है आपका, जिसमें पढ़ने में कठिनाई हो। डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है, जिसको गणित समझने में कठिनाई हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या आपका, निम्न में से कौन सा संवलिन
संवेदनशीलता के लक्षण है। ठीक है, निम्न में से कौन से संवेदनशीलता के लक्षण है? ठीक है, संवेदनशीलता एक बात करें सबसे पहले तो संवेदनशीलता क्या होती है, आपको यह पता होना चाहिए कि संवेदनशीलता क्या होती है। ठीक है, तो संवेदनशीलता होती है, देखो, एक विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति के संप्रेषण कौशल पर असर डालता है। एक विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति के संप्रेषण कौशल पर असर डालते हैं, या कि व्यक्ति समाज में कैसे पेश आए, कि व्यक्ति समाज में कैसे पेश आता है। ठीक है, यानी आपकी सामाजिक व्यवहार व संपर्क, यह व्यक्ति के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जो आपके संवलीन है, और प्रभावित किसको करता है, आपके प्रभावित पूछिए कि जो आपके संवलीन है वो किन को प्रभावित करता है, तो प्रभावित करता है ये आपके संज्ञानात्मक को भी प्रभावित करता है, आपके व्यक्ति की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सब पूछ ले कि संवलीन किन किन को प्रभावित करता है, तो आपके संज्ञानात्मक को प्रभावित करता है, व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, आपके सामाजिक को प्रभावित करता है और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ठीक है, वही बात करें इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण में क्या हो जाएगा आपके, देखो इसके लक्षण की बात करें तो कौन सा आपका निम्न में से क्या बचा में संवलीनता के लक्षण है, तो यहाँ पर देखो कमजोर सामाजिक व्यवहार, ये भी आपके संवलीनता के लक्षण है। रूढ़िबद्ध व्यवहार, ये भी आपकी सामाजिक संवलीनता के लक्षण है। कमजोर संप्रेषण, ये भी क्या आपका संवलीनता के लक्षण है। उपरोक्त लिखित सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके साथ साथ आपका जैसे और बात करें हम, जैसे चौथा बात करें हम सीमित शौक भी आपका संवलीनता का लक्षण है। पांचवी बात करें हम जैसे आपकी सामाजिकता का अभाव, जैसे कमजोर सामाजिक व्यवहार, वही एक ही बात होगी, सामाजिकता का अभाव। छठा की बात करूं जैसे मैं बातचीत में असमर्थता, यह भी किसके लक्षण है, आपके संवलीनता के लक्षण है। जैसे दोहराव युक्त, एक और आपका सातवां की बात करूं मैं, जैसे आपके दोहराव युक्त व्यवहार, तो ये सभी लक्षण है किसके, आपके संवलीनता के लक्षण है। जो आपकी स्क्रीन पर सभी लक्षण दिख रहे हैं वो आपकी संवलीनता के लक्षण है। और हमने ये भी देख लिया कि संवलीनता क्या होता है, आपका एक विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति के संप्रेषण कौशल पर असर डालते हैं। संवलीनता किस पर डालता है, आपका संप्रेषण कौशल पर असर डालता है, जो कि व्यक्ति समाज में कैसे पेश आता है, इसके लिए व्यक्ति समाज में किस प्रकार पेश आता है वो प्रभावित करता है आपके संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को। और इसके लक्षण है आपके कमजोर सामाजिक व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, रूढ़िवादी व्यवहार, सीमित शौक, सामाजिकता का अभाव, बातचीत में असमर्थता, दोहराव युक्त व्यवहार, ये सभी लक्षण किसके, आपके संवलीनता के लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन देखो, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है। देखो एक 5 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, कोई बालक है, उसको दूसरों के प्रति प्रक्रिया यानी दूसरों के प्रति वो किस प्रकार अपना व्यवहार प्रकट करता है, तथा संप्रेषण में कमी है, यानी दूसरों को साथ संप्रेषण तालमेल बिठाने में क्या है, आपकी कमी है, तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है। जो आपके असामान्य व्यवहार यानी जो नॉर्मल व्यक्ति व्यवहार करता है वैसा व्यक्ति बच्चा व्यवहार नहीं करता है, असामान्य रूप से बार बार करता है। तो इस तरह के लक्षण को किस चीज का प्रतीक है, आपका श्रवणबद्धता, ठीक है, शैक्षणिक पिछड़ापन, शैशव संवलीनता या अधिगम असमता। तो अभी हमने देखी ये सभी विशेषता किसकी थी, आपकी शैशव संवलीनता की। ठीक है, इंग्लिश में याद करना एटिज्म, ठीक है, शैशव संवलीनता की सभी विशेषताएं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका निम्न में से कौन सा भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, निम्न में से कौन सा भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, ये आपके रीट L2 2017 क्वेश्चन है। तो अभी देखा हमने, तो बाल अपराध करता है आपके भावात्मक बाधा को, आपकी कमजोरों को डराने वाला भी भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है, भगोड़ापन भी करता है लेकिन संवलीनता नहीं करता। अभी देखा हमने संवलीनता की कौन कौन सा को प्रभावित करता है या प्रदर्शित करता है। प्रभावितता की बात करें तो हमने अभी देखा था किन किन को प्रभावित करता है, आपके जैसे संज्ञानात्मक को करता है, ठीक है, हमने देखा दोबारा रिविजन हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक, ठीक है, जैसे आपके संवेगात्मक को भी
लक्षणों को भी क्या करता है आपका प्रभावित करती है आपकी संलीनता। इसके साथ साथ जैसे आपकी सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदर्शित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य की बाधाओं को भी क्या करता है प्रदर्शित करता है संलीनता, लेकिन भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। क्या नहीं करता आपके भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते थे क्वेश्चन नंबर 11 की। ऐप एवं व मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाने अधिगम की समस्या संबंधित है। अधिगम की समस्या संबंधित है। अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की या इनमें से सभी की। तो किसकी समस्या है आपकी प्रत्यक्षीकरण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी फै व मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है आपकी किससे प्रत्यक्षीकरण की। ठीक है, प्रीसेप्शन। तो ये आया हुआ आपका रीड L1 2011 क्वेश्चन है। और आपके इस प्रकार के विकार को आपके फोनेटिक भी कहते हैं। आपका क्या कहते हैं आपके इस तरह का जो विकार आपका अधिगम की समस्या है, इस प्रकार के विकार को क्या कहते हैं भाई, इस प्रकार के विकार को आपके फोनेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके फोनेटिक भी कहते हैं, अथवा आपका फोनोलॉजिकल भी कहते हैं। फोनोलॉजिकल भी कहते हैं यार, डिसऑर्डर, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, अच्छा आर वे रह गया, डिसऑर्डर। ठीक है, याद कर लेना डिसऑर्डर, यानी फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोला जाता है इनको, जो इस प्रकार का विकार प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार के जो समस्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है आपके फोनेटिक अथवा फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये समस्या दृश्य व श्रव्य स्तर पर हो सकती है। और ये समस्या कहाँ पर हो सकती है, कौन सा स्तर हो सकता है आपका समस्या होती है आपकी, कौन सी स्तर पर होती है आपकी ये। तो ये समस्या स्तर की बात करें तो ये आपकी दृश्य एवं श्रव्य स्तर पर होती है, दृश्य एवं व श्रव्य स्तर पर हो सकती है। जैसे आपके व्यक्ति पढ़े अथवा सुने हुए अक्षरों की पूर्व अधिगम के आधार पर व्याख्या न कर पाना। जैसे पढ़े और ठीक है, जैसे पढ़े और सुने अक्षर की पूर्व अधिगम के आधार पर व्याख्या न कर पाना अथवा उचित अर्थ ना प्रदान कर पाना। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे बालक स और स की ध्वनि को ना समझ कर कालांतर में इसके उच्चारण में भी उसमें यह कमी देखने को मिले कि ये अंतर नहीं कर पाना कि सीधे ध्वनि के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। अंतर न कर पाना किससे संबंधित होता है आपका ध्वनि के प्रत्यक्षीकरण से। तो ऑप्शन नंबर हम ये देख रहे थे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। अच्छा, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपका आया हुआ रीट L2 2017 क्वेश्चन है। तो बताओ भाई, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलिरियम ट्रेमेंस, संलीनता या डाउन सिंड्रोम। तो ये किसके लक्षण है आपके, तो ये लक्षण है आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ खुद को। इसका अर्थ क्या होता है, खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति। जिन लोगों में खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है, उनको क्या बोला जाता है आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा बोला जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये आपके डाउन सिंड्रोम आपका पूछा जाता है यदि आपके गुणसूत्र के 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से बालक में आनुवंशिक दोष से ग्रसित हो। ठीक है, अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है आपका। ठीक है, इसे जो डाउन सिंड्रोम होता है वो तो आपको पता है, छोटे कद वाले होते हैं, गोल सिर वाले होते हैं, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, मानसिक स्वास्थ्य अवरुद्ध होता है। ठीक है, डेलिरियम ट्रेमेंस को क्या बोला जाता है, आपके श्राप छोड़ने की प्रक्रिया में व्यक्ति ये कहाँ पर उत्पन्न होता है आपका जो आपकी डेलिरियम ट्रेमेंस है, जब आपका व्यक्ति श्राप छोड़ता है। क्या छोड़ता है आपका व्यक्ति, श्राप छोड़ता है। यानी जो आपके श्राप छोड़ने की प्रक्रिया में व्यक्ति में उठती तलब, यानी जब शराब छोड़ता है तो व्यक्ति एकदम से शराब छूटती नहीं है, उसको तड़प पड़ती है। ठीक है, वो बहुत परेशान हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके बिना कुछ नहीं है हमारा, तो शराब के बिना। ठीक है, तो उसकी क्या बोलते हैं आपकी उठती तलब बोलते हैं। यानी उसके अंदर ऐसी ज्वाला उत्पन्न होती है कि आज तो पीनी है,
तो उसको क्या बोला जाता है, आपका जो आपके डेलिरियम ट्रेमेंस बोला जाता है। सोई लीनता हमने अभी पढ़ी है बहुत ही शानदार तरीके से। पीछे क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम देख लिया हमने, अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर खुद को बुखार रखने की प्रवृत्ति में कौन सा आ जाता है, आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13। डाउन संलक्षण का कारण है, डाउन लक्षण का क्या है आपका, अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाना, अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाना। तो त्रिगुणसूत्रता 20 नहीं, त्रिगुणसूत्रता 21, ठीक है। त्रिगुणसूत्र क्या हो जाएगा 21 है। गुणसूत्र के 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने की वजह से तो होता है ये आनुवंशिक दोष, ठीक है। यानी टाइमोसी 21 भी कहते हैं इसे, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ट्राइसोमी 21 यानी त्रिगुणसूत्रता 21 ये भी कहते हैं। और इसे जो रोग से इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, इससे ग्रसित व्यक्ति होता है वो कैसा होता है आपका, देखो ये तो व्यक्ति छोटे कद का होता है, कैसा होता है आपका, छोटे कद का होता है। भाई कोई बुरा मत मान जाना ना, छोटे कद का होता है। और छोटे गोल सिरों को भी होते हैं, छोटे गोल सिर के भी होते हैं, भी होते हैं। अरे आजकल सभी की हाइट छोटी है लगभग की, तो ऐसा नहीं है। आपका त्रिगुणसूत्रता जनरेशन बदलता रहता है, ये तो आपका डाउन संलक्षण है का कारण है आपका त्रिगुणसूत्रता 21, ठीक है। ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर HD का अर्थ है, HD का अर्थ है, ये आपने अभी आया हुआ आपका रीड L2 2021 के अंदर आया था। ये वाचिक नए वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक या दृष्टिहीनता वाले बालक। तो SD किस में आता है भाई, आपका ध्यान विकार वाले बालक में। किस में आता है आपका, ध्यान विकार वाले बालक में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप बात करते हैं हम जो आपका ADHD है, इसका फुल नाम बताऊंगा आपका, बता देता हूं, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD। और एक इसमें आता है आपका ध्यान विकार वाले बालकों में, ठीक है, जिसमें आपका ये बालकों में पाया जाने वाला एक ऐसा विकार है जिसके अंतर्गत वह किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, आपका ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसके साथ अत्यधिक सक्रिय होता है, ठीक है। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपकी अवधान का अभाव, अति सक्रियता, टिक कर नहीं बैठना, एकाग्रता में कमी, जैसे आप पढ़ाई नहीं करते, कई लोग एकाग्रता में कमी होती है। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं काफी दोस्त जो टिक कर नहीं बैठते हैं, ठीक है, 5 मिनट लाइब्रेरी में बैठेंगे, 2 मिनट बाहर, फिर 5 मिनट लाइब्रेरी में बैठेंगे, 10 मिनट बाहर। तो ऐसे बालकों में कैसा आपका ADHD का अर्थ है, यानी ध्यान विकार वाले बालक होते हैं। वो कैसे होते हैं आपके, ध्यान विकार वाले बालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ADHD वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा तरीका सुझाया गया है, कौन सा तरीका सुझाया गया है ऐसे बालकों को, केवल मुख्य निर्देशों का उपयोग करना, लंबे असाइनमेंट देना, किसी भी दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। तो ऐसे बालकों को बचाने के लिए कौन सा तरीका सुझाया गया है, तो बताओ भाई आपका बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनके रूम में, जो इनका रूम होता है उस रूम में दीवारों पर तस्वीरें लगा दी जाती है, तो वो पूरे दिन उनको देखता रहता है, ठीक है। तो इसका एक अच्छा सा सुझाव है। तो ये सामान्य एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम, तो उसका अर्थ ये होता है आपका बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है, जो आपका कौन सा शब्द है जो आपके दूरदर्शिता के लिए दिया गया। ये क्वेश्चन देखो, पीछे वाला क्वेश्चन देखो अभी आया आपका रीड L1 जो 2025 हुई थी ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद करना। ऑप्शन नंबर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है, जो आपके रीड L2 2017 क्वेश्चन है, ये बाउंस गया था आपका, क्या दिया है आपका, बाउंस दिया गया था। देखो यहाँ पर बात करें हम, तो दूरदर्शिता से कोई संबंध नहीं था, इसलिए कोई सा आंसर नहीं था, तो इसके बाउंस दे दिया गया हमें। क्या दे दिया गया हमें, बाउंस दे दिया गया, यानी कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है इसके अंदर। क्या नहीं है आपका, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर बात करें निकट दृष्टि दोष के लिए, जो आपके मायोपिया है, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए तो क्या होता है आपका साफ दिखाई देना, यानी नजदीक का साफ दिखाई देना और दूर का नहीं दिखाई देना। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है आपका दूर का साफ दिखाई देना और नजदीक का कमजोर दिखाई देना। और जरा दूरदृष्टि दोष में यह बाध्यता में व्यक्ति को निकट और दूर दोनों की एक साथ दिखाई देना, ठीक है।
ये दूरदर्शिता की थी आपकी 3 रोग थे आपके, कौन से बात करें। एक तो आपका निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। दूसरा आपका दूरदृष्टि दोष, जिसमें आपको दूर की साफ दिखाई देती है, नजदीक की साफ दिखाई नहीं देती। और तीसरा था आपका जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, जिसमें आपको पास की और दूर की दोनों विशेषता दिखाई नहीं देती। ये तीन ही विशेषता होती है आपकी दूरदर्शिता की, ठीक है, इसलिए इसको बोन्स दिया गया, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं था, ये इसका आंसर 16 का। नेक्स्ट को बात करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा रोग वंशानुगत है? कौन सा रोग वंशानुगत है? क्या एडीएचडी वंशानुगत है? ठीक है, जो आपके ध्यान केंद्रित, एडीएचडी किसमें था आपका? ध्यान केंद्रित, क्या था आपका? ध्यान विकार वाले बालक, अभी हमने पढ़ा था ध्यान विकार वाले बालक, ठीक है। यह वंशानुगत है। यह आपका पार्किंसंस, यह वंशानुगत है। पार्किंसंस क्या होता है? तंत्रिका तंत्र डिसऑर्डर है। किसका? आपका तंत्रिका तंत्र डिसऑर्डर, ठीक है, तंत्रिका तंत्र डिसऑर्डर है। ये बीमारी अक्सर 60 वर्ष के 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र के वाले लोगों में होती है। 60 वर्ष और इससे अधिक वाली उम्र में होती है, अधिक उम्र वाले लोगों में होती है, उम्र वाले व्यक्तियों में होती है, ठीक है, उम्र वाले लोगों में होती है, लोगों में होती है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। 60 वर्ष आज तक लोग जीते नहीं 60 वर्ष। तो यहाँ पर कौन सा जगह, बी की बात करें आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, या आपके एल्लिंग गुणसूत्र यानी 12वां, जो आपका एल्लिंग गुणसूत्र आपका 12, कौन सा आपका? एल्लिंग गुणसूत्र, कौन सा आपका? 12 है, ठीक है। में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है, में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है, उत्परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। यानी मानव में ये रोग है आपके फिनाइल एलेमिन नामक एमिनो अम्ल को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्साइड की अनुपस्थिति के कारण होता है ये, ठीक है। वही बात करें आपकी HIV एड्स की बात करें, ये एक वायरस जनित रोग है। कैसा आपका? वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग, ठीक है। ये आपके ह्यूमन इकोनॉमी जो आपके डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है? आपके वायरस की बात करूं मैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, वायरस कौन सा आपका? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कम हो जाती है। कौन सी आपकी? टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कम हो जाती है, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या हो जाती है आपकी? कम हो जाती है, कम हो जाती, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था? देखो यहाँ पर हमें पूछा था कि कौन सा रोग वंशानुगत है, तो वंशानुगत है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सा आपका? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऑप्शन नंबर 2, जो आपके एल्लिंग गुणसूत्र 12 में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। किसी कारण होता है? आपका अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। और ये आपका आया हुआ आपका रीड L1 2021 के अंदर, ठीक है। कौन सा रोग वंशानुगत है आपका? ये हमें पूछा गया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, जो आपका ADHD रोग है वो आपके ध्यान विकास से संबंधित है, ठीक है। पार्किंसन है आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। और आपके SDH ये वायरस जनित रोग है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये आपके एल्लिंग गुणसूत्र आपके 12 है में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। और वो कैसा रोग? आपका वंशानुगत रोग है। कैसा रोग है दोस्तों? वंशानुगत रोग है। अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट देखो आपके बाल विकास आ गया, यानी कि आपके जो अधिगम की कठिनाइयां टॉपिक वो पूरा हो गया, हो चुका है। कौन सा आपका? अधिगम में कठिनाइयां, अधिगम में कठिनाइयां, कठिनाइयां टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। यानी वहां से जितने क्वेश्चन आए थे आपके प्रीवियस ईयर के वो सारे कंप्लीट करवा दिए गए, ठीक है। जितनी थ्योरी थी आपकी कलाम की बुकलेट की, वो थ्योरी भी आपको करवाने की कोशिश की गई है, ठीक है दोस्तों। अब अपने बाल विकास का कुछ टॉपिक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत बाल विकास भी दे दिया गया है। आगे के बाल विकास का आगे के टॉपिक में और आएगा, ठीक है, यानी अगले टेस्ट में और आएगा। यहाँ पर कितना टॉपिक आएगा, कहाँ तक आएगा वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं, शुरू करते हैं बाल विकास। तो देखिए आपका बाल विकास का पहला क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसकी जो PDF है वो अपने टेलीग्राम पर मिलेगी। और टेलीग्राम का नाम क्या है आपका? पेपर एनालिसिस पॉइंट। क्या आपका? पेपर एनालिसिस पॉइंट अपना टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी विश्लेषण और भी अच्छे शानदार तरीके से करें। कोई कमी हो वो भी कमेंट में बताएं, ताकि इसमें सुधार किया जा सके,
ठीक है। आज अपनी शुरुआत है बाल विकास की, ठीक है, बाल विकास और आपके जो मनोविज्ञान की आज ही शुरुआत की थी हमने। तो देखते हैं हम कितने अपने बेनिफिट मिलता है आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी टेस्ट के साथ और ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जैसे कि हमने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के साथ किया था। तो टेस्ट के साथ जो एनालिसिस करेंगे वो और ये अच्छे लेवल के एनालिसिस को करेंगे हम मनोविज्ञान के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी के आधार पर सारे क्वेश्चन होंगे, यानी नवीनतम क्वेश्चन होंगे। लगभग क्वेश्चन हम इन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन्हीं से आगे के क्वेश्चन पूछेगा कलाम, ठीक है। जैसा कि आपके फर्स्ट ग्रेड का आपने पेपर देखा होगा, सेकंड ग्रेड का आपने देखा होगा, कलाम के पेपर थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उनमें के साथ कवर हो। साथ साथ यदि आपका अधीनस्थ बोर्ड जो आपके डीप जा सकता है तो कैसा हो, ठीक है, थोड़ा सा टफ होगा पेपर। यदि हो सकता है आपका पहला टेस्ट है तो थोड़ा लेवल का हो, लेकिन आगे के जितने पेपर जो आप आगे टेस्टों में बढ़ते जाओगे जो आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, लेवल से घबराना नहीं है आपको कि लेवल टप आ रहा है, तो नहीं, वो अपने आपको मजबूत करने के लिए ही किया जा रहा है कि आपकी प्रैक्टिस किस प्रकार से। यदि आप कंटिन्यू विश्लेषण करोगे ना टेस्ट होगा तो आपके लिए वो बहुत आसान होंगे, और यदि विश्लेषण नहीं करोगे ना तो आपको धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि टेस्ट में हम गलत जुड़ गए, ठीक है। तो इस चीजों को आप ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए होते हैं टेस्ट। टेस्ट कैसे होते हैं आपके? प्रैक्टिस के लिए। फिर से समझाता हूँ, टेस्ट होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी तो एग्जाम में उतना ही आप बेस्ट दे पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं बाल विकास की। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। रीट L1 और ये आपके 23 जुलाई 2022 को एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर देखो पहला दे रखा आनुवंशिक एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास वंशानुक्रम वातावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है। तो हम जानते हैं जो अपना मानव विकास है ना, मानव विकास है वो वातावरण और वंशक्रम, वातावरण और वंशक्रम दोनों के बीच अंतर क्रिया का परिणाम है। इसका आपका अंतर क्रिया का परिणाम है, ठीक है। ऐसा सीधा सीधा पूछा जाए कि मानव विकास किसका परिणाम है, तो मानव विकास परिणाम आपके वातावरण और वंशक्रम का अंतर क्रिया का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वंशक्रम का मतलब क्या होता है आपका? वंशक्रम की बात करें यहाँ पर तो वंशक्रम का मतलब क्या हो गया आपका? वंशक्रम का मतलब हो गया आपका जैसे अंतर्गत जहां पूर्वजों से प्राप्त विशेषताएं, हाँ से आपके पूर्वजों से प्राप्त विशेषताएं वो कौन सी होगी आपकी? वंशक्रम पर आधारित होगी। और वही वातावरण की बात करें सर, वातावरण के बारे में बताओ, तो वातावरण परिवेश की व्याख्या करता है। वातावरण उस परिवेश की व्याख्या करता है जहां व्यक्ति का पोषण हुआ है। वातावरण उस परिवेश की व्याख्या करता है जहां व्यक्ति का पोषण हुआ हो। ठीक है दोस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बात करें तो हम क्या हो जाएगा आपका? नेचर वर्सेज नेचर, ठीक है, वातावरण एंड वंशावरण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम है वो क्या निर्धारित करता है? आपका L1 2012 का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देखो मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या इनमें से सभी को। तो ये करता है आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क के संबंधित आपकी जो संरचना, शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को प्रदर्शित करता है आपका संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प 1 है आपका जो सीधे सीधे मस्तिष्क और मानसिक कौशल से संबंधित है, अतः एक सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे आपका यह मनुष्य की संवर्धन, प्रत्यक्षण, अवदान संबंधी योग्यताओं से संबंध रखता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो मनुष्य की मानसिक क्रियाओं से है। यहाँ पर बात कर लेते थोड़ा सा। संज्ञानात्मक विकास का संबंध मनुष्य की मानसिक क्रियाओं से है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध मनुष्य की मानसिक क्रियाओं से। किनसे भाई? आपकी मानसिक संक्रियाओं से है, ठीक है। जो मनुष्य की ये जो संक्रिया है ना, ये मनुष्य की संवर्धन,
ठीक है। प्रत्यक्षण अवदान संबंधी योग्यताओं से संबंध रखता है। प्रत्यक्षण अवदान संबंधी योग्यताओं से संबंध रखता है। योग्यताओं से संबंध रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो इसका संबंध मनुष्य की मानसिक संक्रियाओं से, जैसे कि आपका संवर्धन, प्रत्यक्षण, अवदान संबंधी जैसे योग्यताओं से संबंध रखता है। कौन? आपका संज्ञानात्मक विकास। तो राइट सीधा सीधा का आपका इफेक्ट दिख रहा है कि मस्तिष्क जैसे शारीरिक के मूलभूत स्वभाव को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास निर्धारित करता है कि इसको आपके मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित है जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा यह कथन दिया गया? आपकी वुडवर्थ द्वारा, जे.एल. थॉमसन द्वारा, डगलस व हॉलैंड द्वारा या जेम्स ट्रेवर द्वारा? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ द्वारा दिया गया। इसके द्वारा आपके वुडवर्थ द्वारा दिया गया। ठीक है। यहाँ पर देखो जे.ए. थॉमसन की परिभाषा भी आपके पूछी गई है। क्या परिभाषा थी इनका? इनका था कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। वापस लिख देता हूं मैं। देखो वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। सुविधाजनक शब्द है। यह परिभाषा किसने दी थी? आपकी जे.एस. थॉमसन दी थी। वही बात करें देखो आपका डगलस और हॉलैंड की बात करें तो ये आपके जो आपके बात करें शारीरिक बनावट, ठीक है, शारीरिक विशेषताएं, ठीक है, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित है। ठीक है, जो अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों से प्राप्त की जाती है। जो ये सभी जो आपकी विशेषता दे रखी है, अपनी शारीरिक बनावट, विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं, ये अपने माता व पिता व पूर्वजों से प्राप्त की जाती है। पूर्वजों से प्राप्त, ये परिभाषा दी थी आपके डगलस और हॉलैंड ने। जेम्स ट्रेवर की बात करें तो आपके माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं संतानों में स्थानांतरण होना। इन्होंने बताया कि जेम्स ट्रेवर ने अपने माता पिता से मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण, मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण, यह परिभाषा किसने दी थी? आपकी जेम्स ट्रेवर ने दी थी। तो चारों ऑप्शनों की 4 परिभाषा हमने यहाँ पर याद करने की कोशिश की है कि यहाँ पर वुडवर्थ की परिभाषा आपको दी हुई है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित है जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ है जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व है उपस्थिति। एक कथन था आपका वुडवर्थ का। वही आपके जे.ए. थॉमसन की बात करें तो ये बताया था इन्होंने कि वंशानुक्रम संबंध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंध के लिए एक सुविधाजनक शब्द है। वंशानुक्रम है वो क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। थॉमसन ने। डगलस ने बताया कि जो आपकी शारीरिक बनावट, विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं वो या तो माता पिता से प्राप्त हुई है या अपने पूर्वजों से प्राप्त की है। वही जेम्स ट्रेवर ने बोला कि अपने माता पिताओं से जो मानसिक विशेषताएं हैं उनका संतानों में स्थानांतरण किया आपका वंशानुक्रम है। ठीक है, वंशानुक्रम की 4 परिभाषा थी, इंपॉर्टेंट थी, चारों बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने कहा, रोस का, एनास्टसी ने कहा, इनमें से कोई नहीं, तो रोस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया आपका। रीट L1 2015 क्वेश्चन है लेकिन ये रिपीट भी हो चुका है, वापस भी आ चुका है। ठीक है, वुडवर्थ की परिभाषा भी आपका इंपॉर्टेंट आती है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि वातावरण में वह सभी तत्व आ जाते हैं, वातावरण में वह सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने में
आरंभ करने के समय प्रभावित किया, समय से प्रभावित किया है, प्रभावित किया है। तो ये परिभाषा किसकी थी आपकी? वुडवर्थ की। ये परिभाषा पूछी गई कि वातावरण में वह सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया, यानी अभी तक जो प्रभावित करे वो सभी तत्व आ जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये परिभाषा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कहा था आपके रोश ने। किसने कहा था आपके? रोश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे आपकी मौखिक क्षमता, ठीक है, में उच्च या निम्न बाद में की उम्र में भी रहेगी, यह बयान महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता या आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आनुवंशिकता पर। ठीक है, किस पर जोर देता है? यह आनुवंशिकता पर जोर देता है। देखो, आनुवंशिक गुण वे जन्मजात योग्यता या विशेषता होती है जो बालक को अपने माता पिता से उत्तराधिकार में मिलती है। जो अपने माता पिता से उत्तराधिकार मिलती है वो कौन सी होती है? आपकी आनुवंशिक विशेषता होती है। ठीक है, जैसे आपके अर्थात बालक के जन्म के समय पाई जाती है, जन्म के समय पाई जाती है वो कौन सी होती है? आपकी आनुवंशिक विशेषता होती है। ठीक है, मौखिक क्षमता जैसे उच्च या निम्न बाद की उम्र में रहेगी, ये बयान महत्व जोड़ देता है आपकी आनुवंशिकता हो। जैसे आपके सामंजस्य जैसी विशेषताएं जैसे जिनका संबंध मानसिक क्षमता जैसे बुद्धि, स्मृति, तर्क, चिंतन, मौखिक क्षमता आदि का निर्धारण भी कौन करता है? आपका आनुवंशिकता द्वारा। तो आनुवंशिकता देखो कौन कौन निर्धारित करें? आपका निर्धारित की बात करें हम तो जैसे आपकी बुद्धि, एग्जाम्पल करें स्मृति, तर्क, चिंतन, ठीक है, मौखिक क्षमता, तो आदि का निर्धारण कौन करती है? आपकी आनुवंशिकता निर्धारित करती है। ठीक है, यदि किसी बालक में जन्म के समय यदि कोई मानसिक कौशल क्षमता में उच्च या निम्न है तो बाद के वर्षों में भी रहेगी, ये भी किससे संबंधित? आपकी आनुवंशिकता से। ठीक है, ये तो मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये आपके रीट जो आपके लेवल 2 है 2011 का है। तो मानव विकास की बात करें तो हमें बताया कि वंशक्रम और वातावरण अभी पढ़ा था हमने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्किनर का कथन याद कर लेना, यहाँ पर स्किनर का कथन याद कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। नेक्स्ट देखो, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल का उपयोग किया गया? जो आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग लिया गया? आपका जोड़, घटाव, भाग, गुणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका गुणा। कौन सा आपका? गुणा। जैसे वंशानुक्रम इंटू वातावरण, क्या आएगा आपका? वंशानुक्रम इंटू वातावरण इंटू वातावरण। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया? आपके गुणा का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? निम्न से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। ठीक है, नियम की बात करें तो देखो आपके वंशानुक्रम प्रचलित नियम और सिद्धांत की बात करें हम तो देखो भिन्नता, समानता है। ठीक है, ठीक है, वंशानुक्रम भी, प्रत्यागमन भी है, प्रत्यागमन भी है, समानता भी है, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समानता की बात करें तो माता पिता के समान, माता पिता के समान नहीं रहता आपका, माता पिता के समान। ठीक है, हम नहीं कहते क्या किसी की शक्ल या तुम्हारी शक्ल तो अपने पिता के मान मिल रही है, तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारी मम्मी के अंदर मिल रही है, यानी समानता। ठीक है, यानी माता पिता जो इस नियम के अनुसार जो संतान अपने माता पिता के समान ही होती है, यानी अपने माता पिता के समान ही दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? आपकी समानता। ठीक है, संतान की शारीरिक संरचना और मानसिक गुण उसके माता पिता से मिलते हैं। जैसा कि हम तुलना भी करते हैं, लाइक बीट्स लाइक। ठीक है, तुलना करते हैं हम समानता की। ठीक है, कि तुम्हारी शक्ल अब तुम्हारी मम्मी मिल रही है। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी बहन तो या तुम्हारी शक्ल सेम है, हमारी हम शक्ल हो तुम दोनों, तो कैसे होते हैं? आपके माता पिता के लक्षण सेम सेम होते हैं। भिन्नता की बात करें देखो विभिन्नता या भिन्नता, इसमें बालक माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ अलग होता है। ठीक है, जैसे कोई नहीं होता, हम बोलते हैं ये तो मामा को गया है। ठीक है, बोलते हैं ना बिना उदाहरण के तौर पर बोले कि ये तो मामा को गया है, ये तो बुआ को गया है। ठीक है, यानी अपने माता पिता को गुण नहीं दर्शाता है, थोड़ा भिन्न गुण दर्शाता है। ठीक है, प्रत्यागमन, प्रत्यागमन की बात करें तो जैसे प्रत्यागमन आपका लव ऑफ रिग्रेशन की बात करें, लव ऑफ रिग्रेशन की बात करें तो हम क्या होता है? इस नियम के अनुसार जो प्रकृति विशिष्ट गुणों की बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक प्रजाति के जीवों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। ठीक है, सोर्सेन की परिभाषा यहाँ पर याद कर लेना। सोर्सेन ने इसकी व्याख्या की थी, इसकी व्याख्या किसने की थी? आपके सोर्सेन ने की थी इसकी व्याख्या। ठीक है, इन्होंने बोला था कि प्रतिभाशाली बालक माता पिता की कम प्रतिभाशाली संतान का जन्म लेना, कम प्रतिभाशाली माता पिता के प्रतिभाशाली संतान का
जन्म लेना, ठीक है। इनकी परिभाषा थी। ठीक, जैसे आपके कम, जैसे जिनकी के माता पिता कमजोर है, ठीक है, प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन उनकी संतान बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली। कई माता पिता ऐसे जो बहुत प्रतिभाशाली, जैसे आपके टीचर वगैरह है, लेकिन उनकी संतान जैसे इधर अपने गोलू मोलू की तरह लड़ती रहती है पूरे दिन, ठीक है, प्रतिभाशाली नहीं है, मंद बुद्धि है आपकी। तो ये आपकी शोषण की परिभाषा थी, ठीक है, प्रत्यागम। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का इससे कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथनों पर सही वर्णन करता है? कौन सा करता है आपका? अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों के में कम निम्न कोटि के बालकों की तुलना करना। सबसे पहले तो ये बात करते हुए किसने बताया था? यह देती आपकी सोर्सेन के अनुसार। ये परिभाषा है किसकी? आपकी सोर्सेन की। अभी मैंने बताया था आपका सोर्सेन। किसकी परिभाषा? आपके सोर्सेन के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी। और ये सोर्सेन की परिभाषा किसके अनुसार बताई थी मैंने? ये देखो आपकी प्रत्यागमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशक्रम का सिद्धांत नहीं है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशक्रम का सिद्धांत नहीं है। वंशक्रम का सिद्धांत कौन सा नहीं है आपके? मेंडल द्वारा। तो मेंडल द्वारा कौन कौन से दिए गए थे? आपके 3 दिए गए थे। कितने सिद्धांत दिए गए थे आपके? 3 दिए गए थे। कौन कौन से थे आपके? पहला था आपका प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता का नियम, ठीक है। दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था आपका, बात करो मैं, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। वह तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा होता है आपका? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम थे आपके मेंडल द्वारा प्रतिपादित। तो यहाँ पर देखो पृथक्करण का है, प्रभाविकता का भी है, स्वतंत्रता भी है, लेकिन प्रत्यागमन का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आनुवांशिकी के जनक है। आनुवांशिक जनक किनको बोला जाता है? आनुवांशिक जनक बोला जाता है आपके जॉर्ज ग्रेगर मेंडल को। किसको बोला जाता है? आपके ग्रेगर मेंडल को। यानी इसका पूरा नाम आपका जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है आनुवांशिक जनक। ये अभी आपकी रीट L1 2021 का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। प्रयोग किस पर किया था? आपके मटर के पौधे पर। प्रयोग किस पर किया था? आपके मटर पर किया था। बहुत ही अच्छा। और 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे इन्होंने। अभी मैंने पीछे देखिए आपके 3 क्या दिए थे आपके महत्वपूर्ण नियम। और तीनों नियम कौन से? अभी देखो पीछे वाला क्वेश्चन, ये तीनों नियम आपके ये रहे आपके प्रभाविकता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित है। यह आपके रीट L2 2015 क्वेश्चन है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 कोष। जो मानव का जीवन प्रारंभ होता है केवल एक युग्मज से गठित होता है। तो मानव जीवन का आरंभ केवल एक युग्मज कोष से गठित होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ आपका कि मानव जीवन का आरंभ, मानव जीवन का आरंभ केवल एक कोष से, केवल एक कोष कोष युग्मनज यानी जायगोट, इंग्लिश में भी आ सकता है आपका, से गठित होता है, से गठित होता है। तो राइट आंसर का जो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। कोष में केंद्र व कोषारण पाए जाते हैं जो केंद्र के में वंशगुण होते हैं। मादा की जनक कोशिका में अंडाणु, पिता की में स्पर्म जैसे शुक्राणु। निषेचन होने के परिणाम समूह क्या बनता है आपका? युग्मज बनता है, ठीक है। ये तो आप परिभाषा जानते हो। युग्मनज किस प्रकार बनता है आपका? अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद क्या बनता है आपका? युग्मनज बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई क्या आपका? क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या युग्मज। तो क्या आपका जीन है। आनुवांशिकता की इकाई क्या आपके? जीन है, ठीक है। जीन किस में पाए जाते हैं? आपके गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। जीन पाए कहा जाते हैं आपके गुणसूत्रों में, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना कि जिन कहां पर पाए जाते हैं? आपके गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। हजारों आनुवंशिक गुण जिनके रूप में प्रत्येक गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता गुण इन जिनों द्वारा पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इकाई क्या हो जाएगी आनुवंशिकता की? जिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। युगमज हमने देख लिया अभी, एक कोष युगमज से अपना क्या होता है, आपका मनुष्य का जीवन आरंभ होता है, वो एक कोष युगमज से आरंभ होता है। पिछला क्वेश्चन था। 14 देखिए, मानव विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है। तो जब मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक की बात करें तो कौन कौन से घटक होते हैं आपके, देखो शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश, ये भी आपका शामिल है। मनुष्य का वातावरण यानी पर्यावरणीय परिवेश, पर्यावरणीय परिवेश, तो ये तो आपका शामिल है। जीवन में घटित घटनाएं और दुर्घटनाएं, ये भी आपके शामिल है। जीवन में घटित घटनाएं और दुर्घटनाएं, ये भी आपके मनुष्य जो मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक में सम्मिलित है। परिवार एवं संस्कृति, परिवार एवं संस्कृति भी है। वंशानुक्रम नहीं है, क्या नहीं है आपका, वंशानुक्रम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका देखो चौथा बात करें भोजन आता है आपका पर्यावरणीय कारक के अंदर। ठीक है, पांचवा कारक की बात करें तो वो तो आपका समाज एवं सामाजिक संबंध, समाज व सामाजिक संबंध भी आता है आपका पर्यावरणीय कारकों के अंदर, सामाजिक संबंध। ठीक है, संस्कृति भी आ जाती है। छठी बात करें हमारी संस्कृति, संस्कृति आ गया अपना, ये रहा परिवार भी आ चुका है। ठीक है, परिवार पालन पोषण आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका वंशानुक्रम है, जो मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक नहीं है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वंशानुक्रम प्रभावित करता है। ठीक है, बालक की मूल क्षमताओं को प्रभावित करता है। ठीक है, शारीरिक लक्षणों को भी प्रभावित करता है, बालक की वृद्धि को प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। मूल क्षमताओं को प्रभावित करता है, किसने बताया था आपके, ये बताया था आपके थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने बताया कि वंशानुक्रम प्रभावित करता है मूल क्षमताओं को। ये किसने, वैज्ञानिक ने बताया, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव करता है, ये किसने बताया आपकी बात करें, ये तो ये बताया था आपकी कार्ल पियर्सन के अनुसार, कार्ल पियर्सन के अनुसार, ये भी याद कर लेना साथ साथ। बालक की वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी बालक की जो वृद्धि को प्रभावित करता है, यह बताया था आपका बुद्धि को प्रभावित करता है या वृद्धि को प्रभावित करता है। तो ये भी किसमें आ जाएगा, कार्ल पियर्सन है, क्योंकि शारीरिक लक्षण का ये प्रकार है कि बालक की वृद्धि होती है वो शारीरिक लक्षण, जैसे लंबाई अधिक होती है, माता पिता की लंबाई अधिक होती है, बालक की लंबाई अधिक होती है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ और आपके वंशाणु को प्रभावित करने वाले, जैसे आपकी बुद्धि, बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, ये भी आपके वंशाणु को प्रभाव पड़ता है। ये किसने बताया, आपके गार्डन। ठीक है, गार्डन ने बताया। ठीक है, वही बात करें चौथा आता आपका जैसे प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, यह भी कैसा आपका वंशानुक्रम प्रभाव है। तो ये कौन सा जगह, एक इन्होंने बताया, यह बताया था आपका क्लीन वर्ग ने, किसने बताया, आपके क्लीन वर्ग ने। ठीक है, व्यवसायिक कुशलता पर प्रभाव, एक आपका 5 लिख लो आपका व्यवसायिक कुशलता पर प्रभाव, कुशलता पर प्रभाव, यह भी कैसा प्रभाव आपका आनुवांशिक प्रभाव है। कैसा आपके आनुवांशिक प्रभाव, वंशानुक्रम प्रभावित है करता है इन सभी को। ठीक है, तो ये किसने बताया आपका, यह बताया था आपका केटल। यहाँ पर पूछा था हमें वंशानुक्रम प्रभावित करता है, देखो बालक की मूल क्षमताओं को प्रभावित करता है, थॉर्नडाइक ने बताया शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करता है, कार्ल पियर्सन ने बताया बालक की बुद्धि को प्रभावित करता है, ये भी कार्ल पियर्सन से संबंधित था। बुद्धि पर प्रभाव डालता है, ये गार्डन। प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी वंशानुक्रम प्रभावित करता है, क्लीन वर्ग ने बताया। व्यवसाय की कुशलता पर भी प्रभाव करता है, केटल ने बताया। वो सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यह आपका कोर्ट क्वेश्चन है। मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव को बताने वाले निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का सही युग्म चुनिए। सत्य कथनों का सही युग्म हमें चुनना है। तो विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशक्रम न होकर वातावरण है, बिल्कुल राइट। वंशक्रम न होकर के आपके वातावरण है, ये तो बिल्कुल सत्य है। उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर भी बालक मानसिक विकास की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो उचित और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर भी मानसिक विकास की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है। क्या पड़ता है आपका, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। व्यक्ति अच्छे वातावरण में रहकर व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है, बिल्कुल राइट। व्यक्ति अपने अच्छे वातावरण में रहकर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, महान बन सकता है, बिल्कुल राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्य पूछा तो 1 और 3 सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका कोर्ट ही है। तो यहाँ पर देखो बालक के विकास में वंशक्रम व वातावरण की भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का हमें चयन करना है, कौन सा असत्य कथन है। तो यहाँ पर दे रखा देखो बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण को एक दूसरे से पृथक करता है, बिल्कुल
ठीक है। ऐसे तो ये आपका एक दूसरे को पृथक करता है, तो वंशक्रम एक दूसरे को पृथक नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका जगह ऐसा तक, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका, ठीक है। बालक के विकास में वंशाणु को वातावरण एक दूसरे को पृथक, एक दूसरे क्या होते हैं आपके पूरक होते हैं, तो क्या होते हैं आपके पूरक होते हैं। बाकी विशेषता देख लीजिए, बालक के विकास में वंशाणु को वातावरण का समान महत्व होता है, बिल्कुल राइट। बालक के विकास में वंशाणु को वातावरण एक दूसरे के पूरक, देखो आ गया ना, सहायक और सहयोगी होते हैं, बिल्कुल राइट। बालक के विकास में वंशाणु को वातावरण के प्रभाव में अंतर करना असंभव है, बिल्कुल राइट। तो हमारा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 असत्य हो जाएगा। ये थी कलाम की बुकलेट टेस्ट नंबर 1, जो आपकी कलाम की बुकलेट है, और टेस्ट नंबर 1। टेस्ट 1 यानी टेस्ट 1 का जो आपका सिलेबस था, उस सिलेबस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिलेबस को क्या कर चुके हैं हम, पाठ्यक्रम को क्या कर चुके हैं हम, पूरा कर चुके हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो ये पाठ्यक्रम का पूरा एनालिसिस कर चुके हैं, पूरा एनालिसिस यानी विश्लेषण, पूरा विश्लेषण कर चुके हैं। यानी जितने भी टॉपिक थे आपके, उन सभी टॉपिकों को वीडियो के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से हमने कवर किया है। एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया, जितना आपका 90% का पार्ट था, ठीक है, 90% का जो पार्ट था उनको, यानी 90 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो अपनी क्लास है वो हमने की है, ठीक है। जितना मैटर तैयार किया वहां से आपको 90 क्वेश्चन का कल मैटर मिलेगा, यानी कल आपका टेस्ट होगा, उसमें आपके 90% आएंगे। तो कितना एनालिसिस किया, जितना हमने विश्लेषण किया, उसका कितना बेनिफिट आपको मिलता है, तो आप कॉमेंट में जरूर बताना। टेस्ट देने के बाद, कल टेस्ट देने के बाद कमेंट में बताना कि हमने जो किया है उसका कितना बेनिफिट आपको मिला है और कितना आपके लिए क्लासें उपयोगी हुई, ताकि इसमें और भी सुधार करना हो तो किस प्रकार से सुधार किया जा सके, वो भी कमेंट में बताना। क्योंकि कमेंट में जितना आप बताओगे ना, उस आधार पर आपको कंटेंट उससे भी बेहतरीन मिलता जाएगा, ठीक है। एक प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। वही आप कंटिन्यूटी रखोगे ना, तो आप ऐसा मत समझना कि हमारे लिए एमसीक्यू हो रहे हैं, कि क्लास आ रही है, शाम को आ रही है, सुबह आ रही है। तो देखो ये आप देखा करो स्पीड के अंदर। अब 1 घंटे क्लास आती है, आधे घंटे क्लास आप कंप्लीट कर सकते हो 2 की स्पीड में। यदि आपको थ्योरी फैली और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, साथ साथ आंसर दिया करो। यदि आपने फिर भी नहीं कर रहे हो, क्लास ही देख रहे हो, तो आराम से क्लास देख लीजिए, आपकी थ्योरी यहाँ पर साथ साथ तैयार हो रही है, ठीक है। तो बात यह है कि एक शाम को देखा करो, एक सुबह देखा करो, बीच में पढ़ा करो, फिर शाम को वापस पढ़ा करो। तो एमसीक्यू तो वैसे भी करने आपको, एमसीक्यू क्लासेस तो इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। एमसीक्यू तो आपको निकालने, तो क्यों नहीं साथ साथ निकालें, ठीक है। यदि साथ साथ निकालोगे ना, तो एक कदम अदर कंपटीशन, जो जितने आपके अभ्यर्थी रहेंगे, ठीक है, आपके कम्पिटेटिव, तो उन विद्यार्थियों से आप एक कदम आगे रहोगे। क्या रहोगे, एक कदम आगे रहोगे। और मैं कहता हूँ विश्वास के साथ आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कोई भी चीज हम शुरुआत करते हैं, कोई भी किसी भी चीज पर मेहनत करते हैं, तो उस चीज का हमें जरूर मिलता है, परिणाम बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इसी पर विश्वास है आपका। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, ठीक है। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। पीडीएफ की मांग करो तो पीडीएफ कहां पर मिलेगी आपकी, टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। कहां पर मिलेगी आपकी पीडीएफ, टेलीग्राम के ऊपर। और टेलीग्राम का नाम लिख देता हूं मैं, टेलीग्राम का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आज टेलीग्राम की बात करूं मैं, तो आपका क्या, आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वैसे लिंक दिया हुआ आपको, ठीक है दोस्तों। इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और कल मिलते हैं हम टेस्ट के साथ। किसके साथ, टेस्ट के साथ। कल यानी मंगलवार को होगा, कल शाम को टेस्ट होगा, तो मंगलवार को टेस्ट भी की एनालिसिस होगी, और मंगलवार को दोनों आपकी पाठ्यक्रम की क्लासें भी होगी, ठीक है। यानी सुबह शाम, यानी उसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो संडे को होगा टेस्ट, ठीक है। यदि हम फिर हम मान लो टेस्ट करेंगे तो एक दिन खराब हो जाएगा, तो एक दिन खराब हो जाएगा, फिर आगे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो सिलेबस तो अपना कंटिन्यू चलेगा, टेस्ट को हम बीच में करेंगे। जैसे जो कल टेस्ट होगा वो आपका बीच में करेंगे, यानी 11 बजे सुबह आपकी करंट की क्लास आएगी, शाम को आपको सिलेबस की क्लास आ जाएगी, और बीच में हम एक क्लास आपकी टेस्ट का कर देंगे। 2 क्लास बनेगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे, साइंस मैथ के हो जाएंगे और जीके के हो जाएंगे 90 क्वेश्चन तो आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस मैथ के 60, साइंस मैथ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 90 क्वेश्चन होंगे, तो 90 क्वेश्चन लगभग हम व्याख्या के साथ करते हैं, तो लगभग 60 और 40 का रेशो होगा, या 50-40 का रेशो होगा, क्योंकि हम व्याख्या करेंगे तो क्लास लंबी होगी, या फिर 2 घंटे में एक साथ वो समझा दिया जाएगा, वो देखा जैसे हिसाब से देखा जाएगा उस हिसाब से बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल। कल तो आपका टेस्ट है, परसों मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए पाठ्यक्रम के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।